ये द्वीप चीनी के हैं या जापान के हैं? नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। आज मैं जापान के क्षेत्रीय विवाद के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मुझे पता है चीनी और इंडिया के बीच में बहुत ही क्षेत्रीय विवाद के बारे में टेंशन चल रहा है और उसके वजह से बहुत ही रिक्वेस्ट आए हुए हैं कि जापान और चाइना या जापान और कोरिया के बीच के क्षेत्रीय क्षेत्रीय विवाद के बारे में आप बताओ। हाँ, मैं बता सकती हूँ, लेकिन हिंदी में इसको समझाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आज कोशिश करने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं राइट विंग या लेफ्ट विंग दोनों नहीं हूँ। मैं हमेशा लॉजिकली बात को समझने के लिए कोशिश कर रही हूँ और आज भी आप लोगों को लॉजिकली आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगी। तो ये नक्शे को देखो, ये मैंने रफली हैंड राइटिंग किया है अभी अभी, इसलिए डिटेल्स मत देखो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत ही द्वीप है, मुझे पता है, लेकिन अभी रफली आपको दिखाने के लिए मैंने लिख दिया। और 3 एरियाज है जहां क्षेत्रीय विवाद चल रहा है, तो इसके बारे में रफली बताऊंगी और उसके बाद एक एक करके आपको समझाऊंगी इसके पीछे की कहानी कैसी है, क्यों डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक है, ये लाल वाला इसी एरिया होप्पोर्योदो कहा जाता है, इंग्लिश में नॉर्दर्न टेरिटरीज कहा जाता होगा। और ये रूसिया के साथ अभी लड़ रहे हैं, डिस्प्यूट हो रहा है। ये एक्चुअली छोटे छोटे द्वीप से बनते हैं, एतुरोहु, कुनाशिरी, हबामाई। ये हबामाई भी एक्चुअली छोटे छोटे द्वीप में डिवाइड हुआ है। और शिकोता, ये 4 नाम तो बहुत ही एक्चुअली खंजी में लिखेंगे तो बहुत मुश्किल है, हमेशा एग्जाम में आता है कि इसी द्वीप का नाम बताओ, स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये 4 टेरिटोरीज कुल मिलाकर होप्पोर्योदो कहते हैं और ये अभी रूसिया के डिस्प्यूट में है। ठीक है, और यहाँ ताकेशिमा है, इसको कोरिया में दोक्तो कहा जाता है। कोरियन गवर्नमेंट ने कांजी में दोक्तो लिखकर जापानीज को मतलब बताते हैं, तो ये सही है, और इसको दोक्तो पढ़ते हैं। इंग्लिश में दोक्तो ऐसे बोलते होंगे, ठीक है। जापानीज में इसको ताकेशिमा बोलते हैं। तो ये साउथ कोरिया और जापान के बीच में अभी डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है। और ये है सेंकाकुशो, तो ये लाल वाला है, ठीक है। एक्चुअली ये ब्लैक डॉट है ना, ये भी जापान के कई द्वीप है। ये ओकिनावा है, ओकिनावा तो बहुत ही अच्छी जगह है, समुद्र बहुत ही साफ है, ठीक है। और यहाँ पे द्वीप है सेंकाकुशो, तो ये एक्चुअली कई द्वीप है जो बाद में आपको बताऊंगी, ठीक है। ये अभी चाइना और जापान के डिस्प्यूट में है, ठीक है। तो जापान में 3 देश, रूसिया, चाइना, साउथ कोरिया के बीच में 3 एरियाज के क्षेत्र विवाद हो रहे हैं। तो अब हर एरिया को एक एक करके आपको समझाऊंगी, ठीक है। चलो, सबसे पहले होप्पोर्योदो के बारे में बताऊंगी, यानी नॉर्दर्न टेरिटरीज। आप लोग भी जानते होंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने एशियन देशों पर आक्रमण किया और टेरिटरीज को छीन लिया। ये लाल एरिया जापान के सबसे एक्सपांडेड एरियाज है इन 1942। इन 1945 जापान ने डिक्लेयर किया कि जापान हार गया। इसको हम कहते हैं ग्योकुओन होसो। एम्परर हिरोहितो ने खुद आवाज निकाल के डिक्लेयर किया है। जापानीज आम लोग इस समय पहली बार एम्परर की आवाज सुनी और बहुत ही दुख हुई। लेकिन ये जापान के अंदर की बात है। 2 हफ्ते बाद जापान ने ऑफिशियली द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर में साइन किया। तो इस दिन को इंटरनेशनली युद्ध के अंत माना जाता है। ये 2 हफ्ते नॉर्दर्न टेरिटरीज को बात करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एम्परर की रेडियो ब्रॉडकास्ट के बाद रूसिया ने एतोरोहु और कुनाशिरी 2 द्वीप को इन्वेड किया है और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर में साइन करने के बाद भी 2 दिन के लिए इन्वेड को कंटिन्यू किया है। और उन 2 दिनों में शिकोतान और हबामाई 2 द्वीप, 2 एरियाज को इन्वेड किया। इसलिए जब नॉर्दर्न टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं तब 2 एरियाज को अलग अलग सोचना महत्वपूर्ण है। उसके बाद द सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी में साइन किया गया बिटवीन जापान एंड द अलाइड पावर्स।
युद्ध के बाद जापान के असली एरियाज कहाँ कहाँ है। उस ट्रीटी में निश्चय किया गया था कि जापान को नॉर्दर्न टेरिटोरीज छोड़ना ही है। लेकिन दिक्कत ये थी कि सोवियत यूनियन यानी आज की रूसिया उसी ट्रीटी में साइन नहीं किया, क्योंकि उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के संबंध अच्छा नहीं था। इसका मतलब आज तक जापान के रूसिया के बीच में पीस ट्रीटी नहीं है। इन 1956 जापान सोवियत जॉइंट डिक्लेरेशन किया गया था। उस समय सोवियतों का तोप था फ्रुश्चोव। जापानीज में फ्रुश्चोव बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में या हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद लिया जो शिकोतांग और हाबामाई आइलैंड्स वापस कर देंगे। लेकिन उसके बाद यूएस और जापान के बीच में सिक्योरिटी ट्रीटी का रिवीजन किया गया था। इसका मतलब जापान और यूएस ने निश्चय किया कि जापान को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस और जापान और ज्यादा कोऑपरेशन करेंगे। ये बात रशिया को अच्छी नहीं लगी, इसलिए 2 द्वीप वापस करने की बात ये खत्म हो गई। नॉर्दर्न टेरिटोरीज वापस करने की नेगोशिएशन हमेशा चलती रहती है, लेकिन रूसिया के अंदर और जापान के अंदर पॉलिटिक्स के अनुसार सिचुएशन बदलती रहती है। जैसे कि जब मोरी जी जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, तब मोरी जी पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त थे, या ऐसा कहा जाता था। और मोरी जी ऐसा था कि अरे दोस्त, 2 आइलैंड्स वापस कर दीजिए ना। और नेगोशिएशन अच्छा चल रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर उसके बाद आया प्राइम मिनिस्टर कोइजुमी। वे रूसिया से ज्यादा यूएस से दोस्ती बनाना चाहते थे और उनको 2 द्वीप नहीं बल्कि 4 द्वीप चाहिए थे। लेकिन ऑफ कोर्स नेगोशिएशन का कंक्लूजन नहीं मिला। अब प्राइम मिनिस्टर आबे हैं, उन्होंने भी पुतिन जी के साथ नेगोशिएशन किया है, लेकिन आज तक इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं मिला। तो देखते हैं आगे क्या होगा। मुझे लगता है चारों टेरिटोरीज जापान के थे पुराने जमाने से और अभी भी जापान के होने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता रूसियन गवर्नमेंट चारों टेरिटोरीज एकदम जापान को वापस देंगे, क्योंकि वापस देने से कोई बेनिफिट नहीं है रूसिया को, तो नहीं होगा। लेकिन 2 टेरिटोरीज तो हाँ हो सकता है। और ऊपर से होप्पोर्योदो में अब रूसियन लोग रह रहे हैं। अगर जापान के टेरिटोरीज बन जाएंगे तो जो वहाँ रह रहे हैं ना आम लोग, उन लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए मुझे लगता है चारों टेरिटोरीज में से 2 टेरिटोरीज जापान वापस ले लेंगे और उसके लिए नेगोशिएशन करेंगे और उससे रूसिया के साथ पक्का फ्रेंडशिप बनाएंगे, तब पीसफुल रहेगा। ये मेरा विचार है। और नेक्स्ट ताकेशिमा यानी दोक्तो के बारे में समझाऊंगी। ताकेशिमा यानी दोक्तो ऑब्वियसली जापान और कोरिया के बीच में है। एक द्वीप नहीं है, 2 द्वीप और छोटे छोटे द्वीप से बनते हैं। ऐसा है, देखकर पता चलेगा कि यहाँ पे मनुष्य रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इंसान ना रहने की वजह से ये पता चलाना मुश्किल होता है कि पुराने जमाने से यहाँ किसके टेरिटोरी था। दोनों देश कहता है कि यहाँ पुराने जमाने से हमारा टेरिटोरी था, और असल में दोनों देशों के पुराने नक्शे में कभी ये आइलैंड लिखा जाता था और कभी नहीं लिखा जाता था, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य नहीं रहता था तो इतना महत्व नहीं दिया जाता था। सबसे पुराना हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कोरिया के पास है 1145 में। इस किताब में लिखा है कि उजांगकोक नामक एक देश कोरिया में था और कोरियन गवर्नमेंट कहता है कि ये उजांगकोक आज के दोक्तो में था। लेकिन जापानीज गवर्नमेंट कहता है कि अरे दोक्तो में इंसान नहीं रह सकते हैं, इसलिए विश्वास नहीं कर सकते कि उजांगकोक सच में दोक्तो में था। इसके अलावा कोरिया के पास कई डॉक्यूमेंट्स है जिससे कोरिया क्लेम करता है कि दोक्तो पुराने ज़माने से कोरिया का टेरिटोरी था, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट्स में दोक्तो के नाम से नहीं अलग नाम से ये लिखा जाता है, इसलिए वेरीफाई करना मुश्किल है। लेकिन नाम तो बदल जाता है। पुराने ज़माने में छोटे छोटे आइलैंड्स को आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना इतना आसान नहीं था ना। चलो अब जापानीज गवर्नमेंट क्या कहता है इसको मैं बताऊंगी। 1618 में जापानीज गवर्नमेंट ने मछली पकड़ने वालों को उरुरुंडो नामक द्वीप में जाने के लिए परमिशन दे रहा था। उरुरुंडो नामक द्वीप ताकेशिमा के और कोरिया साइड में पड़ता है और ताकेशिमा वहां जाने के लिए साइन और स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1905 में
जापानीज गवर्नमेंट ने ताकेशिमा के बारे में रिसर्च किया और निश्चय किया कि ताकेशिमा में कोई नहीं रहता है और कोरिया का टेरिटोरी भी नहीं है। इसलिए जापान ने डिक्लेयर किया कि ताकेशिमा जापान का टेरिटोरी है। उसके बाद उरुरुंडो के लोग कोरियन सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि जापानीज गवर्नमेंट कहने लगा कि ताकेशिमा दोक्तो जापान का है। लेकिन कोरियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह रिपोर्ट सुनकर भी जापान को कुछ नहीं कहा। इसलिए जापानीज गवर्नमेंट कहता है कि पहले तो कोरियन गवर्नमेंट भी मानता था कि ताकेशिमा जापान का है, लेकिन ये भी थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है क्योंकि उस समय कोरिया जापान का प्रोटेक्टेड कंट्री होगोकोकु था। उस समय कोरिया के पास जापान के विरुद्ध टेरिटोरी के बारे में ओपिनियन देने का अधिकार था, लेकिन शायद मुश्किल था। कोरिया और जापान के पास ताकेशिमा यानी दोक्तो के बारे में और भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है। एक सब समझाना मुश्किल है, इसलिए आप खुद कोरिया और जापान के गवर्नमेंट वेबसाइट में जाके चेक कीजिए। अब देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या निश्चय किया गया था। 1946 में सुप्रीम कमांडर फॉर द अलाइड पावर डायरेक्टिव में ये लिखा गया था कि दोक्तो जापान का टेरिटोरी नहीं है। लेकिन इसके बाद 1951 द सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी में जापान ने साइन किया है। इस ट्रीटी में लिखा गया था कि जापान को कौन से टेरिटोरीज छोड़ना चाहिए और उन लिस्टों में दोक्तो ताकेशिमा नहीं लिखा था। इसलिए कोरियन गवर्नमेंट ने यूएस से पूछा है कि अरे दोक्तो को भी ऐड कर दीजिए, लेकिन यूएस ने कहा ताकेशिमा पुराने ज़माने से जापान का टेरिटोरी है, इसलिए वापस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके एक साल बाद कोरिया ने ताकेशिमा दोक्तो को ज़बरदस्ती छीन लिया। उस समय कुछ जापानीज लोग मर भी गए हैं। इस प्रॉब्लम को दोनों देशों के बीच में सोल्व करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए पार्शियल जजमेंट लेने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने को कहा है जापानीज गवर्नमेंट ने 3 बार, लेकिन कोरियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। कैसा लगा? ऑनेस्टली जितना मैंने रिसर्च किया है ताकेशिमा के ऊपर उतना मैं कंफ्यूज हो गई। दोनों देश डाउट नहीं करता कि ये अपना देश है और इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या करेंगे? कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बुरी सिचुएशन ये है कि कोरिया और जापान सच में युद्ध करना, लड़ाई करना बंदूक लेकर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों देश में इकोनॉमी चलते हैं और एक्चुअली कोरिया और जापान इकोनॉमी में एक दूसरे को डिपेंड करते हैं। और कुछ जापानीज लोग कोरियन के पॉप, कोरियन ड्रामास बहुत ही पसंद करते हैं और उल्टा भी है, कोरियन लोग भी कुछ जापानीज कल्चर बहुत पसंद करते हैं। तो ये अच्छी बात है। अगर एक दूसरे के देश के लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते, तो अगर डिस्प्यूट हो फिर भी सच में मतलब बंदूक लेके लड़ाई तो नहीं होगा। मैं ताकेशिमा के लिए अच्छा सॉल्यूशन नहीं दे सकती, लेकिन मुझे लगता है कि एक दूसरे को समझ के, संस्कृति समझ के फ्रेंडशिप बनाना ये एक तरीका है। तो बस उतना ही कह सकते हैं। आपको कैसा लगता है वो नीचे कमेंट में लिखिए, ठीक है। और अब चाइना के साथ डिस्प्यूट सेंकाकु शोतो, सेंकाकु आइलैंड्स के बारे में आपको बताऊंगी। सेंकाकु आइलैंड्स जापान के दक्षिण में पड़ता है। नजदीक में जापान के ओकिनावा आइलैंड और इशिगाकी आइलैंड है। अब इतिहास देखेंगे। 1895 में जापानीज गवर्नमेंट ने सेंकाकु आइलैंड्स को रिसर्च किया और पता चलाया कि वहां पे कोई नहीं रहता है, किसी देश के टेरिटोरी नहीं है। इसलिए डिक्लेयर किया सेंकाकु आइलैंड्स जापान का टेरिटोरी है और विलेज बना के जापानीज लोग वहां रहने लगे। चाइना भी ऐसे ही मानता था। 1990s में चाइनीज शिप सेंकाकु आइलैंड्स के आसपास में संकट में था और मुश्किल से 31 चाइनीज पीपल सेंकाकु शोतो पहुंच गए। सेंकाकु आइलैंड्स में रहने वाले जापानीज लोग उन चाइनीज लोगों को बचाया और चाइना वापस जाने की मदद की। उसके बाद चाइना ने जापान को सैंक्स लेटर बेचा है और इसमें लिखा था कि जो जहाज जापान के टेरिटोरी सेंकाकु आइलैंड्स में मिसिंग था। इसके अलावा भी चाइनीज गवर्नमेंट के अखबार या नक्शे से पता चलता है कि चाइना मानता था कि सेंकाकु आइलैंड्स जापान के टेरिटोरीज हैं। और युद्ध के बाद सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी के अंदर में भी ये नहीं लिखा था कि जापान को सेंकाकु आइलैंड्स छोड़ना चाहिए।
लेकिन 1971 में चाइना ने डिक्लेयर किया कि सेंकाकु आइलैंड्स चाइना का है। चाइना कहता है कि सेंकाकु आइलैंड्स निशिन सेंसो यानी सीनो जापानीज वॉर में जापान ने चाइना से छीन लिया। लेकिन इसका सबूत नहीं है क्योंकि इसी युद्ध के बाद ट्रीटी में साइन किया गया था जिसमें कई एरियाज बताए गए थे जो जापान ने चाइना से ले लिए हैं, लेकिन सेंकाकु आइलैंड्स उस लिस्ट में से एक नहीं था। पहले चाइना मानता था कि सेंकाकु आइलैंड्स जापान का है, लेकिन अचानक कहने लगा कि सेंकाकु आइलैंड्स चाइना का है। इसका कारण को जापानीज गवर्नमेंट कहता है कि 1969 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि सेंकाकु आइलैंड्स के अंदर समुद्र में ऑयल निकल सकता है। ये एक सोचने का तरीका है। सेंकाकु आइलैंड्स के आसपास जापान कोस्ट गार्ड्स हमेशा सेंकाकु आइलैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इसको लेकर पहले से बहुत ही टेंशन चल रहे हैं। आजकल की बात करूँ तो लास्ट 77 डेज चीनी के जहाज जापान के टेरिटरीज में लगातार आते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जापानीज गवर्नमेंट क्या करता है? दरअसल जापानीज गवर्नमेंट हमेशा कहता है कि चाइना और जापान के रिलेशनशिप खराब नहीं करना है, इसलिए आज तक चाइना के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं किया। अभी अभी सेंकाकु आइलैंड्स लेकर बहुत ही टेंशन मैक्सिमम चल रही है, लेकिन जापानीज लोग इतना सोचते भी नहीं है कि अभी टेंशन चल रही है। जापानीज मीडियाज कोरोना वायरस के बारे में बहुत ही बताते हैं, लेकिन सेंकाकु आइलैंड्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं बताते हैं। कैसा लगा आपको? मैं होप्पोर्योदो और तकिशिमा के बारे में समझ सकती हूँ ना, कम से कम कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों डिस्प्यूट हो रहा है, लेकिन सेंकाकु शतो के बारे में तो मुझे लगता है चाइना बहुत ही सेल्फिश है, क्योंकि चाइना जो कह रहा है वो बिल्कुल सबूत नहीं है और जापान के पास पूरे सबूत है, और फिर भी जबरदस्ती आसपास के जापान के बोट्स को अटैक करके ड्रोन उड़ा के बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही मुश्किल है। मुझे पता है इंडिया में अब चाइनीज प्रोडक्ट्स न खरीदने की कोशिश कर रहे होंगे, जापान में ऐसी नहीं चलती है। दरअसल जापानीज लोग क्षेत्रीय विवाद के बारे में इतना ध्यान नहीं देते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, एक्चुअली ज्यादा जानते भी नहीं हैं। ऑफ कोर्स राइट विंग लोग तो बहुत ही बोलते हैं, बहुत एक्टिविटी करते हैं, लेकिन आम नॉर्मल ज्यादातर जापानीज लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये एक तो तीनों एरियाज में जापानीज तो रहते नहीं हैं। ताकेशिमा तो रहना असंभव है, सेंकाकु तो रह सकते हैं, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कोई भी जापानीज सिटीजन वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि चाइना के बीच में वो टेंशन क्रिएट हो जाएंगे और खतरनाक है। और ये होप्पोर्योदो में जापानीज लोग नहीं, रूसियन लोग रहते हैं, इसलिए जापानीज लोग डिस्प्यूट के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है चाइना को रोकना जरूरी है। सेंकाकु शतो की बात भी है और हांगकांग की बात भी है, आप लोग जानते होंगे, और तिब्बत, उइगर, और अब इंडिया के बॉर्डर में भी काफी टेंशन है। चाइना एक बड़ा देश है और इकोनॉमी भी बहुत ही चलता है। दरअसल यूएस, जापान, चाइना प्रोडक्ट्स के बिना बिजनेस चलाना भी मुश्किल है। तो अब यूएस, जापान, इंडिया सब देश कुल मिलाकर टेरिटरी डिस्प्यूट के बारे में, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के बारे में बात करना होगा और सॉल्यूशन निकालना होगा। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया, अब यहाँ पे वीडियो खत्म करेंगे। आपके पास जो भी विचार हो कमेंट में लिखिए। मैं नहीं कह रही हूँ जो मेरा एक्सप्लेनेशन सब सही है, मेरा विचार सही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने 3 चीजों को एक वीडियो में समझाने के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से कुछ निकाल के आसान करके आपको बताया है। दरअसल इसको कैसे भी कुकिंग कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल है। मेरा विचार आपके विचार अलग हो, तो जो भी अलग ओपिनियंस हो वो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं इसको पढ़ूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। काफी गर्म हो गया, पसीना आ गया। तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय बाय।